नमस्कार दोस्तों, नई दिशा नामक इस चैनल में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि 125 सीआरपीसी के तहत वाद पत्र कैसे योजित करते हैं, कहाँ योजित करते हैं, किन किन परिस्थितियों में योजित करते हैं। तो आज फिर से कोरोना महामारी के दौरान इस लीगल इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचाने का एक पुनः प्रयास इस वीडियो के माध्यम से। यह वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब करते ही आपको नोटिफिकेशन का एक बटन दिखेगा जिसको आप ओके करेंगे और आपको इस चैनल पर फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे उनकी जानकारी टाइम टाइम पर मिलती रहेगी। तो आज हम चर्चा करते हैं कि 125 सीआरपीसी यानी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत जो भी वाद पत्र योजित होते हैं, उस वाद पत्र के योजित होने के बाद विपक्षी की ओर से कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किसके द्वारा करना चाहिए, ये सारी चीजें आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं, जब भी कचहरी से कोई भी केस हमारी विपक्षी के द्वारा हमारे खिलाफ योजित किया जाता है, यानी सीधे सीधे शब्दों में हम अगर देखें तो जब कोई पत्नी या महिला अपने पति के खिलाफ 125 सीआरपीसी का केस माननीय न्यायालय में योजित करती है तो सबसे पहले तो उसकी नोटिस एज ए सम्मन आपके पास आएगा। हम सभी को ध्यान रखना है कि उस सम्मन को मिलते ही हमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस सम्मन के मतलब होता है कि आपको न्यायालय में दी गई तारीख में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना है। कोई सजा नहीं होगी, ना ही घबराना है, क्योंकि 125 सीआरपीसी है, केवल अधिकारों की लड़ाई का मुकदमा होता है। इसमें न सजा मिलेगी, न आपको कोई उत्पीड़न होगा, इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। फिर 125 सीआरपीसी का जब नोटिस विपक्षी यानी पति को मिलता है, उसके बाद आप कचहरी जाएं, किसी भी अधिवक्ता महोदय के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और वाद पत्र की कॉपी दूसरी प्रति आप अवश्य प्राप्त करें। जब आप वाद पत्र की दूसरी प्रति लेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपकी पत्नी ने आपके ऊपर कौन कौन से एलिगेशंस यानी आरोप लगाए हैं, वो आरोप झूठे हैं या नहीं, उन आरोपों में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ। इसलिए सबसे पहले आप वाद पत्र लेने का प्रार्थना पत्र संबंधित माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। वाद पत्र मिलते ही आपको अगली तारीख दे दी जाएगी। उस तारीख के पहले आप अपने अधिवक्ता महोदय के माध्यम से, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि किसी भी फैमिली कोर्ट में यानी पारिवारिक न्यायालय में अधिवक्ता करने की बाध्यता नहीं होती है, इसलिए यदि आप चाहें तो अपनी बात स्वयं भी रख सकते हैं। तो अब हम बता रहे हैं कि वाद पत्र मिलने के बाद और अगली तारीख आने के पहले अगर आपने अधिवक्ता कर रखा है तो उनके माध्यम से आपत्ति लगाना है। ध्यान रहे, आपत्ति लगाएंगे, क्योंकि अधिकतर अधिवक्ता महोदय सीधे वाद पत्र का जवाब लगवाते हैं, जो कि आपको अपना पक्ष रखने का अवसर से वंचित भी कर सकता है। इसलिए हमें सबसे पहले आपत्ति डालनी है। अब वह आपत्ति देखनी पड़ेगी कि आपके वाद पत्र में कौन कौन से आरोप लगे हैं। जैसे वाद पत्र दाखिल करने के क्षेत्राधिकार को लेकर आप आपत्ति दाखिल कर सकते हैं। नंबर 2, जिसने भी वाद पत्र दाखिल किया है, क्या वह आपकी पत्नी है, क्या वह अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, क्या वह बिना युक्त कारण के ही अपने ससुराल का घर छोड़कर मायके में गई है, क्या वह जारता की स्थिति में रह रही है, क्या आपने उसका अवित्यजन बिना किसी कारण के कर रखा है, इत्यादि कई सारी परिस्थितियां होती हैं जिनको आप वाद पत्र देखने के बाद, पढ़ने के बाद ही सुनिश्चित कर सकते हैं। वाद पत्र देखने में कोई ऐसा नई चीज नहीं मिलेगी, लेकिन आपको सबसे पहले देखना है मतलब आपके विपक्षी ने कौन कौन से आरोप आप पर लगाए हैं, उन आरोपों में कितनी सत्यता और उन आरोपों का खंडन आप किस प्रकार से कर सकते हैं। इसलिए ये सारी प्रक्रियाएं आप आपत्ति के माध्यम से पहली या दूसरी तारीख में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकते। इसलिए दोस्तों, 125 का वाद पत्र मिलने के बाद या वाद आने के बाद आपको बिल्कुल भी पैनिक या घबराने की जरूरत नहीं है। धीरे से काम लेंगे तो सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। आपको
आपका मुकदमा कैसे लड़ना है, कैसे आप उससे अपना डिफेंस कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी। इसलिए कोशिश ये करें कि जवाब लगाने के पहले आप उस वाद पत्र में, वाद के खिलाफ, आप उस वाद पत्र में जो भी आरोप लगाए गए हैं उनके खिलाफ आपत्ति डालें, चाहे अधिवक्ता महोदय के माध्यम से या स्वयं भी कर सकते हैं। 125 सीआरपीसी के जो भी 4 बिंदु होते हैं, यदि आपकी पत्नी अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, यदि आपकी संतान अवयस्क है, यदि आपकी पत्नी बिना किसी युक्त कारणों के आपका घर छोड़कर अपने मायके या कहीं और चली गई है, या आपके माता पिता अपने भरण पोषण के लिए आपके खिलाफ वाद कर, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि मैंने केवल पत्नी का मामला जिक्र किया है। ये चारों चीजें आप पर लागू होती हैं। इन चारों में से कोई भी कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपके अगेंस्ट केस हो सकता है। सबसे पहले हमें कोर्ट द्वारा भेजे गए सम्मन का, नोटिस का सम्मान करते हुए नियत तिथि में पहुंचना है। तत्पश्चात वाद पत्र मांगना है। वाद पत्र मिलने के बाद घबराना बिल्कुल नहीं है, पैनिक नहीं होना है, ना ही कोई ऐसा काम करना है जिससे आप खुद गलत कार्यों के दायरे में आ जाएं। फिर उसके बाद आपत्ति डालना है। आपत्ति के संबंध में जो आप आपत्ति डालेंगे, यदि आपके पास ठोस सबूत हो तो ही आप उनको लगाइए। अगर सबूत नहीं है तो कोई भी ऐसा जिक्र, ऐसा स्टेटमेंट अपने ऑब्जेक्शन में नहीं मेंशन करना है जिससे आपको ही नुकसान हो। इसलिए कोशिश ये करना है कि आपत्ति वही प्रस्तुत करें जिसका सबूत आपके पास उपलब्ध हो। उन सबूतों की उपस्थिति में विपक्षी का यानी आपकी पत्नी का वाद पत्र खारिज भी हो सकता है। इसलिए प्रथम दृष्टया प्रयास ये करें, आपत्ति डालें, तत्पश्चात जवाब लगाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। इसलिए आपको जवाब लगाने से पहले आपत्ति लगाना है। ध्यान देना है कि आपत्ति तभी लगाएं जब आपके वाद में आपत्ति की परिस्थिति उत्पन्न हो रही हो। जबरदस्ती आपत्ति के पीछे भी नहीं भागना है। अगर आपके पास आपत्ति नहीं लगाने के लिए कुछ भी मटेरियल नहीं है तो आप सीधे जवाब लगाइए, और जवाब लगाने के बाद फिर अगली प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। जवाब लगाने में हमें ध्यान ये रखना है कि हम वही बात कहेंगे जिसका सबूत हमारे पास हो, और जो 125 सीआरपीसी की कंडीशंस, टर्म्स और कंडीशन से रिलेटेड हो। इसलिए फालतू के एलिगेशंस ना तो हमें लगाने हैं। आप लगाओगे एलिगेशंस तो आपको भी वो एलिगेशंस साबित करने पड़ेंगे। इसलिए आरोपों को साबित करने का भार आरोप लगाने वाले पर होता है। आपको 125 जैसे मुकदमे में आरोप लगाने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल अपना जवाब देना है। तो ध्यान रहे, पहले आपत्ति, यदि आपत्ति की परिस्थिति उत्पन्न हो रही है और आपत्ति नहीं है आपके पास लगाने के लिए कुछ, तो आप सीधे जवाब लगाइए। घबराने, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आशा करते हैं कि इस वीडियो को आप पसंद करेंगे और इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट्स जरूर करेंगे। कोई भी क्वेश्चंस आपको हमारे इस वीडियो से रिलेटेड मन में उत्पन्न होता है, पूछने की जिज्ञासा होती है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन क्वेरी कर सकते हैं। उसमें हमारा लिंक दिया हुआ है, आपकी पूरी मदद की जाएगी। और इसी तरह से इस वीडियो को देखकर लोगों तक पहुंचाएं। हाँ, कोरोना महामारी के दौरान सभी लोग लॉकडाउन का अनुपालन करें, बाहर न निकलें, बहुत जरूरी हो तो ही बाहर जाएं। एक बार फिर से वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो पसंद आएगा। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करके कमेंट्स जरूर करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।